नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में आज एक बार फिर से हम आपको बताएंगे कि राजनीतिक हलचल और पॉलिटिकल अपडेट्स प्रदेश के क्या हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर आज सियासी गलियारे में जो रहने वाली है वो ये है कि बड़ौदा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और अब पूरी तरीके से रणनीति को आखिरी मुकाम तक पहुंचाने की कोशिशें तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से की जाएंगी, क्योंकि बिसात पूरी तरीके से बिछ चुकी है। अब मोहरों को फिट किया जाएगा और तमाम सियासी दलों की सबसे बड़ी परेशानी यही होगी कि इस दंगल में उतारें तो किस को उतारें, दंगल पर भरोसा करें तो किस पर करें और कैसे करें। तो चलिए आज हम यही आपको बताते हैं कि बड़ौदा विधानसभा सीट का रिकॉर्ड किस तरीके से रहा है और यहां का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 3 नवंबर ये मतदान का दिन है जब बड़ौदा के तमाम मतदाता सीधे तौर पर किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में वोट करते हुए नजर आएंगे और उसको जिताने का काम करेंगे और परिणाम 10 नवंबर को निकलकर सामने आना है। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाता है तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, और क्या पुराने कैंडिडेट्स पर दांव खेला जाता है या फिर किसी नए चेहरे को राजनीतिक दलों की तरफ से उतारा जाएगा। बड़ौदा का चुनावी इंतजार खत्म, उपचुनाव की तारीख का ऐलान। बड़ौदा के रण में सबका दावा, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। 10 नवंबर को किसकी खुलेगी किस्मत। जी हां, बड़ौदा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 3 नवंबर को बड़ौदा की जनता अपना विधायक चुनेगी, जिसके बाद अब बड़ौदा पर सियासत तेज होने लगी है। अब बयानबाजी तेज होने लगी है, अब वादे और दावे होने लगे हैं। अब वोट मांगने आपके द्वार नेता आने वाले हैं। बेसब्री से उपचुनाव का इंतजार कर रहे बड़ौदा वासियों का इंतजार खत्म हो गया है। अब 3 नवंबर को बड़ौदा की जनता मतदान करेगी। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। जाहिर है 10 नवंबर को आने वाले नतीजे तय करेंगे कि बड़ौदा की जनता की पसंद कौन है, जनता किसे अपने सिर आंखों पर बिठाती है और किसे औंधे मुंह गिराती है। लेकिन उससे पहले सभी पार्टियों के नेता और मंत्री बड़ौदा की ओर रुख करने वाले हैं। दरअसल बड़ौदा में उपचुनाव इसलिए होगा क्योंकि अक्टूबर में कांग्रेस के उस वक्त के मौजूदा विधायक श्री कृष्ण हुड्डा की मौत हो गई थी। तभी से बड़ौदा की यह सीट खाली है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर पिछले 6 महीने से प्रदेश की राजनीति जोरों पर है। सियासत की भट्टी इतनी गर्म है कि लावा बाहर आने को तैयार है। आए दिन बयानबाजी हो रही है, वादे हो रहे हैं, तो कहीं किस पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, इस पर चर्चाएं जोरों पर है। खैर, अब तारीखों का इंतजार खत्म हो गया है, लेकिन प्रत्याशियों का इंतजार अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से एक सीट बड़ौदा भी है, जहां पर पिछले कांग्रेस के विधायक की मौत के बाद उपचुनाव हो रहे हैं। और इस उपचुनाव के लिहाज से सियासी समीकरणों को समझने की जरूरत है कि यहाँ के सियासी समीकरण किस तरीके से हैं और जातिगत समीकरणों का कितना प्रभाव यहाँ पड़ता है। राजनीतिक लोग राजनीति में मशहूर हैं। ये 3 तस्वीरें बड़ौदा दंगल के लिए सब कुछ बताने के लिए काफी हैं। पहले अभय चौटाला उपचुनाव के लिए सीधे सीएम और नेता विपक्ष हुड्डा को चेतावनी देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हुड्डा भी सीएम मनोहर लाल को चैलेंज कर देते हैं। और इसके बाद फिर प्रदेश के मुखिया भी कहां शांत रहने वाले थे। सीएम मनोहर लाल ने हुड्डा पर पलटवार करते हुए पहले तो सवाल किया कि आखिर हुड्डा किस आधार पर चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि वो तो पहले ही सोनीपत लोकसभा सीट से हार चुके हैं। जरा सुनिए पहले तीनों नेताओं की बयानबाजी। सरकार तो उखड़ेगी 100%। सरकार कैसे बचेगी मुझे ये बताओ। सरकार में तो आज जो लोग सरकार को सहयोग कर रहे हैं वही लोग तो कोस रहे हैं सारा दिन। तो ये कोई जुगाड़ कभी चला थोड़े करते हैं। चुनाव का नतीजा आने दो, राम लखन कहाँ मिलेंगे देखते जाएंगे। अगर उनको ये है कि बहुत ज्यादा विकास कर रहे हैं ये और हिस्सेदारी करते हैं, तो चुनाव तो 24 में होंगे, बड़ौदा में फैसला होने दो ना। मुख्यमंत्री जी भी लड़ लेते हैं, मैं भी लड़ लेता हूँ यहाँ से, बड़ौदा के लोग फैसला कर लेंगे। देखिए, जैसे मैंने बताया कि एक बड़ा नेता उनका जींद के अंदर वो तो मजे चक्के चला गया और इन्होंने कहा कि मेरे सामने आके मुख्यमंत्री चुनाव लड़ लें।
अब मैं इतना तो आखिर एक सिस्टम को, लोकतंत्र के सिस्टम को जानता हूँ कि एक व्यक्ति जो एक जगह से विधायक है उसको दो जगह से विधायक बनने की आवश्यकता क्या हो, दो जगह से। और मैं तो आज मुख्यमंत्री हूँ, क्या वहाँ से चुनाव लड़ने के बाद और जीतने के बाद मैं दोबारा डबल मुख्यमंत्री बन जाऊँगा क्या? डबल बनूंगा क्या? अगर इतना ही शौक इनको है तो मैं तो कहता हूँ एक लड़क इनकी भी निकल जाएगी, आ जाओ। हमारा सामान्य कार्यकर्ता इनको धूल चटाएगा। इसे बयानबाजी कह लीजिए या हवाबाजी, क्योंकि दावे तो सब करते हैं, लेकिन दावे धरातल पर किसके पक्के होते हैं और किसके सच्चे, ये सिर्फ समय बता सकता है। और अभी तो सिर्फ दावों का ही समय है। अभी जरा मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक और बयान सुन लीजिए, जिससे ये साफ है कि उन्हें बीजेपी की जीत पर आस नहीं, पूरा विश्वास है। और वहीं का कार्यकर्ता, हम किसी को बाहर से इधर से उधर से घुमा करके नहीं लाते हैं। जो कार्यकर्ता जहां का होता, प्राथमिकता में रहती वहीं। इन्होंने तो वहां कभी खड़ा ही नहीं होने दिया। सीएम के इस बयान से उनका विश्वास नहीं, आत्मविश्वास झलकता है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं कि एक छोटा सा कार्यकर्ता भी विरोधियों को धूल चटा सकता है। खैर, दौर शब्दों के तीर का है, लेकिन वीर वही होगा जो तकदीर बदलने की क्षमता रखता हो। क्योंकि किसी ने ठीक कहा है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये समय तो शब्दों का ही है साहब, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जब तीर कमान से निकलेगा तो बड़ौदा की कमान भी किसके हाथ होगी, ये सभी की मेहनत ही तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। किसी भी जंग को जीतने के लिए सेनापति को यह तय करना पड़ता है कि उसकी कौन सी सेना इस जंग के लिए उतरेगी। अब यहां पर तमाम राजनीतिक दलों को यह तय करना है कि उम्मीदवार कौन होंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पहले और पूर्व के उम्मीदवार पर ही दांव खेलेगी, यानी कि योगेश्वर दत्त को ही मैदान में उतारेगी। हालांकि योगेश्वर दत्त पिछला मुकाबला यहां से हार गए हैं, लेकिन उनकी गतिविधि इस विधानसभा क्षेत्र में काफी रही है। या फिर किसी अन्य चेहरे के साथ, क्योंकि अब जेजेपी के साथ गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी है, तो क्या कोई गठबंधन का मिला जुला कोई उम्मीदवार होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और उसके बाद कांग्रेस को भी तय करना होगा कि वो किस चेहरे को लेकर मैदान में उतरेंगे। क्या श्री कृष्ण हुड्डा, जिनकी मौत हो गई और जिसके बाद से ये विधानसभा की सीट खाली हुई, उनके बेटे को कांग्रेस टिकट देती है, या फिर किसी और कैंडिडेट को। और इंडियन नेशनल लोकदल का भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उनकी भी पिछले विधानसभा चुनाव में यहां पर बहुत ही बुरी स्थिति रही थी। तो देखना होगा कि कैंडिडेट्स किस तरीके से तय होते हैं और कौन कौन से कैंडिडेट्स हो सकते हैं। ये नतीजे हैं बड़ौदा विधानसभा चुनाव 2019 के, जहां कांग्रेस के श्री कृष्ण हुड्डा ने जीत हासिल की थी और बीजेपी के योगेश्वर दत्त दूसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर जेजेपी के भूपेंद्र मलिक थे। हालांकि इनेलो के प्रत्याशी जोगेंद्र की जमानत जब्त हो गई थी। अब कांग्रेस के विधायक श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद बड़ौदा में उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए पार्टियां कमर कस चुकी हैं और सवाल सबके दिमाग में एक ही है, क्या पुराने प्रत्याशियों पर भरोसा जताएगी पार्टियां? क्या बड़ौदा उपचुनाव में दिखेंगे नए उम्मीदवार? खैर, ये तो पार्टियों पर निर्भर करता है, लेकिन बड़ौदा उपचुनाव में किसी के सामने साख बचाने की चुनौती है तो किसी के सामने पहली बार कमल खिलाने की, क्योंकि बड़ौदा में कांग्रेस के विधायक थे और बीजेपी यहां पर अभी तक एक बार भी जीत नहीं पाई है। हालांकि इस बार बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की जानकारी जरूर है। और हम तो ये कहते हैं कि बड़ौदा सीट हमने आज तक कभी जीती नहीं है, कभी नहीं जीती। और हम तो ये कहते हैं कि बड़ौदा सीट हमने आज तक कभी जीती नहीं है, कभी नहीं जीती। क्या उपचुनाव में साख बचा पाएगी कांग्रेस? क्या बड़ौदा में होगा गठबंधन का बेड़ा पार? क्या उपचुनाव में इनेलो भी दिखाएगी दम? एक तरह से अपने गढ़ में कांग्रेस के सामने साख बचाने की चुनौती है, तो नेता विपक्ष का पद होने के बाद हुड्डा के सामने जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ बीजेपी के सामने भी गठबंधन के साथ बेड़ा पार करने का चैलेंज होगा, क्योंकि अभी तक बीजेपी यहां पर अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। इतना ही नहीं, 2000 और 2005 यानी 2 बार बड़ौदा सीट पर कब्जा करने वाली इंडियन नेशनल लोकदल मानो 2019 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर लुप्त सी हो गई। इसलिए अब इनेलो के सामने भी दम दिखाने का टारगेट होगा। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेजेपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और उस समय बीजेपी के योगेश्वर दत्त को 37,726 वोट मिले थे, तो वहीं जेजेपी के भूपेंद्र मलिक को 32,480 वोट मिले थे। और अगर दोनों ही वोटों को जोड़ा जाए और हालात ऐसे ही रहे तो गठबंधन की जीत बिल्कुल तय साफ नजर आ रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार में होने का भी फायदा मिल सकता है।
लेकिन सियासत में समीकरण कब और किस आधार पर बदल जाएं, ये कोई नहीं जानता। चेहरों पर भी चुनाव निर्भर करता है, इसलिए उम्मीदवार कौन होंगे इस फैक्टर पर भी काफी स्थितियां निर्भर करेंगी। तो सबसे जरूरी सवाल अभी यही है कि पार्टियां पुराने प्रत्याशियों पर भरोसा जताएंगी या नए पत्तों पर दांव खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बड़ौदा विधानसभा चुनाव में जीत किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं है। इस उपचुनाव में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी परेशानी है आपस में एकजुट होकर के चलना। हालांकि जींद उपचुनाव में भी तमाम बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के सामने आए थे, एक साथ आए थे, लेकिन वहां पर कांग्रेस को जीत नसीब नहीं हुई थी। लेकिन यहां पर एक बार फिर से सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने यही है कि वो एक साथ आए। हालांकि लगातार बीच बीच में इस तरह की खबरें सामने भी आती हैं कि कांग्रेस में अभी भी ऑल इज वेल नहीं है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। खींचतान से निपट पाएगी कांग्रेस? क्या एकजुट दिखेंगे कांग्रेस के नेता? क्या है कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती? दंगल कोई भी हो, लेकिन रण में उतरने से पहले कांग्रेस के पहलवानों को खींचतान का सामना करना पड़ता रहा है, चाहे वो सीधे तौर पर हो या फिर शब्दों के बाण के तौर पर। अक्सर कांग्रेस के दिग्गज अलग अलग धड़ों में ही नजर आते हैं। कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहते हैं तो कहीं सुरजेवाला, और किसी दूसरी जगह कुमारी सैलजा या फिर किरण चौधरी। न जाने और कितने नेता अलग अलग राहों पर चलते दिखते हैं। हालांकि इतना जरूर है कि 2019 विधानसभा चुनाव की रथ यात्रा में पार्टी के सभी नेता एक साथ जरूर दिखाई दिए थे। क्या उपचुनाव में फिर दिखेगी एकजुटता? क्या फिर एक साथ आएंगे कांग्रेसी? रण से पहले कांग्रेसियों की होगी एक राह। ज्यादा पीछे न जाते हुए अगर जींद उपचुनाव 2019 को ही देख लिया जाए तो एक मौजूदा विधायक को जींद उपचुनाव में उतारना भी बहुत कुछ दर्शा देता है। और उन्हीं दिनों में पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा की कांटे वाली बात को भला कौन भूल सकता है, जो उन्होंने हुड्डा से कही थी। आपका कांटा निकल गया। मैं तेरा कांटा जब निकला मानो जब खट्टर की छुट्टी करा दी। हुड्डा यहाँ पर हंसे जरूर थे, लेकिन इस हंसी में बहुत कुछ छिपा हुआ था। और अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है क्योंकि दूसरी पार्टी के नेता ने भी बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया था। क्योंकि एक राजनेता को एक राजनेता भली भांति समझता है। तभी रामविलास शर्मा ने हुड्डा को हंसी के साथ वो बात कही जिस पर ठहाके लगे। वहां पर मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा और नेता कुलदीप बिश्नोई के चेहरे पर भी एक अलग ही हंसी थी। इस बार तू कुलदीप चलो मेरे यहाँ खैर, समय के साथ हालात बदल जाते हैं, लेकिन कांग्रेस की खींचतान आज से नहीं, काफी पहले से है। अगर पिछले ही चुनाव की बात करें तो महेंद्रगढ़ का मंच भला कौन भूल सकता है, जब तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर और भरी सभा के सामने अनिता यादव और कैप्टन अजय यादव आमने सामने हो गए थे। कैप्टन अजय यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि हुड्डा को उन्होंने ही बनाया है। ये पहलू सिर्फ एक नहीं, पार्टी के अलग अलग नेताओं के हैं। और अब फिर से बड़ौदा में उपचुनाव है, तो ऐसे में बड़ौदा उपचुनाव में पार्टी की खींचतान का कोई असर देखने को मिल सकता है या फिर कांग्रेस एकजुट दिखाई देगी, ये तो बड़ौदा उपचुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। 2019 विधानसभा चुनाव के बाद बड़ौदा में ये पहला चुनाव है जिसके बाद सरकार का गठन हुआ था और भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन के साथ ये सरकार आगे बढ़ी थी। तकरीबन एक साल का वक्त हो रहा है जब सरकार के सामने एक लिटमस टेस्ट है कि इस एक साल में सरकार के कामकाज को भी परखा जाएगा, कसौटी पर उन कामकाज को भी खरा उतरना होगा, तभी यहाँ की जनता उनको वोट करेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 3 कृषि कानून आ चुके हैं और उसके बाद हरियाणा में, चूंकि हरियाणा और पंजाब भी ऐसे प्रदेश है जहां पर किसानों का सबसे ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, उस इलेक्शन के बाद बड़ौदा में ये चुनाव होने वाले हैं और इस इलेक्शन में कृषि कानून का भी मुद्दा होगा, उसके साथ साथ सरकार के 1 साल के कामकाज का भी मुद्दा
सिरे से चढ़ता नजर आएगा और विपक्ष इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के जनता के सामने होगी, तो सत्ता पक्ष इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के जनता को यह बताने की कोशिश करेंगी कि उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है, लेकिन आखिरी फैसला तो मतदाताओं को ही करना है। 21 अक्टूबर 2019 को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होती है और 23 अक्टूबर 2019 को नतीजे आते हैं। सरकार बनती है बीजेपी और जेजेपी की। अब जब सरकार को 9 महीने बीत चुके तो बड़ौदा से कांग्रेस विधायक श्री कृष्ण हुड्डा के निधन पर उपचुनाव का दौर आ गया है। ऐसे में ये उपचुनाव काफी अहम हो जाता है, क्योंकि अब ये उपचुनाव किसी पार्टी के बीच नहीं, शायद विपक्ष और सरकार के बीच में होगा। समीकरणों के मुताबिक मुकाबला गठबंधन सरकार और कांग्रेस यानी विपक्ष के बीच देखने को मिल सकता है। सत्ता के नाम पर होगा बड़ौदा उपचुनाव। क्या सरकार के काम पर लगेगी मुहर? 9 महीने बाद सरकार की पहली परीक्षा। 9 महीने के दौर में सरकार को कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, जिसमें से सबसे ज्यादा बुरा दौर कोरोना के चलते हुआ, जिसमें 2 महीने तक पूरा हिंदुस्तान और प्रदेश लॉकडाउन रहा। इतना ही नहीं, अगर थोड़ा सा गौर करें तो 9 महीने के अंदर गठबंधन सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तक नहीं बना पाई और तो और कई तरह के विरोध का भी सामना करना पड़ा। अगर प्रदेश के ताजा हालातों को देखा जाए तो बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों का भी प्रदर्शन सरकार को झेलना पड़ सकता है। देखिए, वो हुड्डा क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, वो तो वहाँ के लोगों से हम बात करेंगे, जैसे करेंगे वैसे ही करेंगे। आखिर राजनीति उनको करनी आती, हमको करनी नहीं आती क्या? वो ये कहते हैं कि हमने सरकार गिरा देनी है और हुड्डा जैसे बड़ौदा सीट जीतेगी, सरकार खत्म हो जाएगी, भंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम ये कहते हैं कि भाई, जब जनरल इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन में हर कोई कहता है ना हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे, कहते हैं ना, तभी लोगों से वोट मांगते हैं। अब ये कहने की जरूरत है क्या? अब हम क्या कहेंगे कि सरकार तो हमारी है, आप सरकार हमारी है इसलिए आप सरकार के साथ शामिल हो जाओ, क्यों नहीं कहेंगे? इस कहने में क्या पाप है? अगर आप कहीं और वोट डालोगे तो आप विपक्ष में बैठोगे। ये तो कोई इसमें गणित नहीं है, ये एक स्पष्ट, जिसको कहना चाहिए, एक स्पष्ट वक्तव्य है। इसमें किसी को बहकाने की, किसी को बताने की, किसी को और बात रखने, और सब समझदार हैं। हुड्डा समझदार है ऐसे नहीं है, वहां का वोटर समझदार है, उसको पता कि हमने वोट कहां डालना है। हमारी गठबंधन की सरकार चल रही है, हम आपस में बैठ के तय करेंगे और तय होने के बाद आपको बताएंगे। सीएम के इस बयान के मायने आप खुद भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सीएम ने ये खुद कहा है कि जब प्रदेश में वो सरकार उनकी है तो वो सरकार के नाम पर वोट मांगे, तो इसमें गलत क्या है? यानी ऐसा लगता है कि बड़ौदा उपचुनाव सत्ता और विपक्ष के बीच होने जा रहा है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि समीकरण कभी भी बिगड़ सकते हैं और कोई भी राजनेता या राजनीति में मंझा हुआ नेता, पॉलिटिक्स की नब्ज टटोलने वाला नेता समीकरण बिगाड़ सकता है। बड़ौदा के दंगल में लोगों के वोटिंग का एंगल क्या होगा, ये सिर्फ वही जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बड़ौदा विधानसभा सीट सोनीपत लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है और ऐसे में सोनीपत लोकसभा सीट को भी समझना होगा। और 2019 में जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस बड़ौदा सीट पर कैसी रही थी, ये भी बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि ये खेल को खराब भी किया जा सकता है और खेल को बेहतर तरीके से बनाया भी जा सकता है। जरा इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव और बड़ौदा में होने वाले इस विधानसभा के उपचुनाव को किस तरीके से लिंकअप करके देखा जा सकता है। लीजिए, सबसे पहले तो पेश है आपके सामने सोनीपत लोकसभा सीट 2019 के चुनावी नतीजे, जहां पर बीजेपी के रमेश चंद्र कौशिक ने जीत हासिल की थी। यानी दूसरे नंबर पर रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 1,64,864 वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके अलावा 50,904 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर जननायक जनता पार्टी के दिग्विजय चौटाला थे। तो वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के सुरेंद्र कुमार को कुल 9,149 वोट मिले थे। ये हमने इसलिए दिखाया क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव से पहले सोनीपत लोकसभा सीट का समीकरण समझना भी जरूरी है, क्योंकि बड़ौदा हल्का सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में ही आता है और 2019 लोकसभा चुनाव में सोनीपत सीट बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन खास बात यह है कि सोनीपत लोकसभा हलकों में से एक बड़ौदा हलके में कांग्रेस ने लीड ले लिया था। ये लीजिए, सोनीपत लोकसभा सीट 2019 के परिणाम के मुताबिक बड़ौदा हलके की स्थिति समझिए।
क्योंकि सोनीपत लोकसभा सीट भले ही बीजेपी ने जीत ली हो, लेकिन बड़ौदा हलके पर कांग्रेस बीजेपी से काफी आगे थी। बड़ौदा हलके से कांग्रेस को 16,748 वोटों की लीड मिली थी। एक तरफ सीएम सोनीपत सीट का हवाला देकर हुड्डा पर पलटवार कर चुके हैं, लेकिन बड़ौदा हलके की स्थिति समझी जाए तो समीकरण कुछ और ही कहते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में जेजेपी और बीजेपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और अब जानकारी के मुताबिक बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी। तो इसी आधार पर बड़ौदा हलके में जेजेपी के दिग्विजय को भी 6,134 वोट मिले थे। लेकिन अगर बीजेपी और जेजेपी दोनों के वोटों को जोड़ लिया जाए तो भी कांग्रेस से 10,614 वोटों से वो पिछड़े हुए हैं। हालांकि अलग अलग चुनाव लड़ने और मिलकर चुनाव लड़ने से भी समीकरणों में बदलाव संभव है। खैर, अपना राजा तो बड़ौदा खुद ही तय करेगा, लेकिन फिर भी देखना होगा कि बड़ौदा में किसका परचम लहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 3 नवंबर ये मतदान का दिन है, जब बड़ौदा के तमाम मतदाता सीधे तौर पर किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में वोट करते हुए नजर आएंगे और उसको जिताने का काम करेंगे और परिणाम 10 नवंबर को निकलकर सामने आना है। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाता है तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, और क्या पुराने कैंडिडेट्स पर दांव खेला जाता है या फिर किसी नए चेहरे को राजनीतिक दलों की तरफ से उतारा जाएगा। तो इसी के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।